हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे वृद्धि और विकास। ये आज हम लोग का टॉपिक है रहेगा, जिसका नाम है वृद्धि और विकास, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहते हैं। इसको ध्यान से देखना है और यहाँ से आपका 16 मार्क्स कवर होगा। ये आपका यूनिट 1 का टॉपिक है। यूनिट 1 में सबसे पहले आपको पढ़ना होता है वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसको जानना जरूरी है। तो वृद्धि और विकास में आपको पढ़ना होगा अर्थ। ठीक है, वृद्धि विकास का अर्थ देखना है, परिभाषा देखना है, सिद्धांत देखना है, कारक देखना है और अवस्था को देखना है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं यूनिट 1 का, तो आपको यहाँ से 16 मार्क्स पक्का होता है। तो 16 मार्क्स पक्का करने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इसका परिभाषा को जानना है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है और विकास के कौन कौन से अवस्था हैं। इतना आप कवर कीजिए, आपका 16 नंबर यहाँ से पक्का होगा यूनिट 1। ठीक है, तो यूनिट 1 का आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि और विकास में, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पहला पेपर है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जितने भी विद्यार्थी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं या फिर देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएड फर्स्ट ईयर का ये पहला पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें आपको वृद्धि और विकास के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। वृद्धि को हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं और विकास को इंग्लिश में डेवलपमेंट करते हैं, इसको समझिए। ठीक है, जिन लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का नोट्स चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। उसके बाद आप लोग को व्हाट्सएप के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद नोट्स परचेज कीजिएगा। तो पहले आप लोग समझिए कि कंटेंट कैसा लगेगा। कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तभी आप लोग परचेज कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों का भी एग्जाम बहुत अच्छा जाए। इसलिए हम लोग एक एक करके टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृद्धि। ठीक है, वृद्धि का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझेंगे वृद्धि। ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक था वृद्धि और विकास, तो पहले हम लोग को वृद्धि। वृद्धि का दूसरा नाम है अभिवृद्धि, याद रखिएगा। वृद्धि का ही दूसरा नाम क्या है, अभिवृद्धि। इसको याद रखना आपको जरूरी है कि वृद्धि का ही दूसरा नाम क्या है, अभिवृद्धि है। इसका पहले हम लोग को अर्थ पढ़ना है, यानी कि मीनिंग ऑफ ग्रोथ। वृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझिए। अभिवृद्धि का अर्थ होता है जहाँ बच्चों की लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि का मतलब क्या हुआ कि कोई बच्चा जिसकी लंबाई बढ़ रहा हो, उसकी चौड़ाई बढ़ रहा हो, उसकी वजन बढ़ रहा हो और शारीरिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर बच्चे में परिवर्तन ऐसा देखा जाता है, तो उसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। समझ में आया? अभिवृद्धि का मतलब कि कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, इसका लंबाई बढ़ रहा हो, ठीक है, इसका चौड़ाई बढ़ रहा हो, इसका वजन यानी कि इसका भार बढ़ रहा हो, शारीरिक संरचना में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे यहाँ पे, और कोई फालतू फालतू बात नहीं करेंगे। आप लोग फैक्ट टू फैक्ट चीजों को समझिए और इसको याद रखने का प्रयास कीजिए कि अभिवृद्धि का अर्थ होता है जहाँ बच्चों की लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाली परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, अभिवृद्धि की प्रक्रिया बच्चों में एक निश्चित आयु तक होती है। अगर हम देखा जाए तो अभिवृद्धि जो होता है यानी कि ग्रोथ जो होता है एक निश्चित आयु तक बच्चों में होता है। निश्चित आयु का मतलब फिक्स एज तक होता है। ये फिक्स एज कब तक होता है, अर्थात अभिवृद्धि गर्भधारण। गर्भधारण का मतलब जब से माँ के गर्भ में बच्चा भ्रूण बनना शुरू हो जाता है, तब से लेकर किशोरावस्था यानी कि गर्भ धारण से लेकर किशोरावस्था यानी कि 0 से लेकर 18 वर्ष होती है। इस यही जो होता है आपका क्या होता है, इसमें अभिवृद्धि होता है। गर्भ धारण से लेकर किशोरावस्था तक जो है काल को अभिवृद्धि का काल कहते हैं। इसमें बच्चों में परिमाणात्मक परिवर्तन देखा जाता है। परिमाणात्मक परिवर्तन का मतलब क्वालिटेटिव चेंजिंग देखा जाता है। क्वालिटेटिव चेंजिंग का मतलब शरीर की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई, वजन और शारीरिक संरचना को ही हम लोग क्वालिटेटिव कहते हैं। तो बच्चों में परिमाणात्मक परिवर्तन देखा जाता है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, तो इतना आप अगर याद करते हैं तो ये आपका जो हो गया अभिवृद्धि का अर्थ हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभिवृद्धि का अर्थ हो गया लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक होता है जो कि गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक होती है। इसमें बच्चों में परिमाणात्मक परिवर्तन देखा जाता है, यानी कि क्वालिटेटिव जो है आपका चेंज देखा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं। अब इसका परिभाषा देखिए, अभिवृद्धि की परिभाषा है। ठीक है, अभिवृद्धि का परिभाषा कौन कौन मनोवैज्ञानिक दिया था इसको देखना है। डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ, विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है जो इस प्रकार है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषा दी है जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला परिभाषा दिया था करो और करो के अनुसार। आपको परिभाषा जो है याद रखना बहुत जरूरी है, इसको याद रखिएगा और हम छोटा से छोटा परिभाषा देने का प्रयास की है और आप लोग लिखिएगा इसको ब्लैक पेन से। ठीक है, मनोविज्ञानिक का नाम ब्लैक पेन से लिखना है और यहाँ पे कोमा देना है, फिर 2 कोमा नीचे में देना और 2 कोमा से फिर बंद कर देना है। ठीक है, एपोस्ट्रोफी से फिर इसको बंद कर देना है। इस तरह से परिभाषा लिखिएगा एग्जाम में। करो एंड करो के अनुसार अभिवृद्धि शारीरिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन को कहते हैं। यानी अभिवृद्धि जो होता है शारीरिक तथा संरचनात्मक जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। ये बात कही थी करो एंड करो के अनुसार। ठीक है, ये एक परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा देखिए अभिवृद्धि का, श्रीमती हरलोक के अनुसार। ठीक है, इस तरह से आप हेडलाइन दे दीजिएगा। श्रीमती हरलोक ने कहा था कि मनुष्य जीवन के सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक आदि पहलुओं से संबंधित ये सभी परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाती है। बहुत अच्छा परिभाषा है, इसका फैक्ट सब पॉइंट याद रखना है कि श्रीमती हरलोक ने कहा था कि मनुष्य के जीवन में सामाजिक हो गया, शारीरिक हो गया, संवेगात्मक हो गया, बौद्धिक हो गया आदि सभी पहलुओं से संबंधित यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं और इसको एपोस्ट्रोफी कोमा से आपको बंद कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक 2 परिभाषा आपको याद रखना। एक परिभाषा हो गया करो और करो के अनुसार, दूसरा हो गया श्रीमती हरलोक के अनुसार। तो अभिवृद्धि का अर्थ और परिभाषा यहाँ तक खत्म हुआ। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विकास का अर्थ। एक एक करके पॉइंट पे बात करेंगे। विकास का अर्थ, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। विकास को इंग्लिश में हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, विकास का अर्थ होता है कि बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सांवेगिक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। देखिए, विकास जो होता है वो अभिवृद्धि से अलग है। यहाँ पे क्या है, विकास का मतलब हुआ कि बच्चों में शारीरिक होगा विकास, मानसिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए, चारित्रिक विकास होना चाहिए, सामवेगी विकास, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास का मतलब हुआ कि बच्चों में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामवेगिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक क्षेत्रों में जो होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। ये विकास का आपको अच्छे से अर्थ याद रखना है। अर्थात विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। ठीक है, जबकि हम लोग अभिवृद्धि में क्या पढ़े थे कि अभिवृद्धि जो होती है वो गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक चलती है, लेकिन विकास जो होती है एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। याद रखना इसको, जो गर्भधारण से मृत्यु यानी प्रेगनेंसी टू टॉम तक चलती रहती है। याद रखना है कि विकास जो होती है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भधारण से लेकर यानी कि माँ के गर्भ में जिस दिन से बच्चा भ्रूण बनना शुरू होता है तब से लेकर मृत्यु उपरांत यानी मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। और इसी बीच में बच्चों में शारीरिक होता है, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामवेगिक, सामाजिक, बौद्धिक, भाषा, इन सभी चीजों में बच्चों में परिवर्तन होने वाले विकास को हम लोग विकास ही कहते हैं। ठीक है, विकास की जो प्रक्रिया होती है सामान्य से विशिष्ट, ठीक है, याद रखना ये सब मेन पॉइंट है। विकास की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सामान्य से विशिष्ट, जिसको हमने इंग्लिश में जनरल टू स्पेसिफिक, सरल से जटिल यानी सिंपल टेक्स्ट टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ती है। याद रखिएगा कि विकास की जो प्रक्रिया होती है सामान्य से विशिष्ट होती है, यानी कि बच्चे जो है पहले सामान्य क्रियाएं करती है तब फिर बाद में विशिष्ट क्रियाएं करने लगती है। यानी जनरल टू स्पेसिफिक, सरल से जटिल, पहले बच्चे सरल क्रियाएं करने लगती है फिर बाद में जटिल क्रिया करने लगती है। इसको इंग्लिश में सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ती है, इसको याद रखना है। ठीक है,
तो ये आपका मेन फैक्ट पॉइंट है, इसको आपको एग्जाम में लिखना जरूरी है ताकि आप लोग को नंबर अच्छा मिलेगा। अर्थात विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होती है। याद रखिएगा, विकास जो होती है मल्टी डायमेंशनल होती है। पीसीएसई, पीसीएसई याद रखने का। पी से हो गया साइकोमोटर, सी से हो गया कॉग्निटिव, एस से हो गया सोशल डेवलपमेंट और ई से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों में मल्टी डायमेंशनल विकास होता है। मल्टी डायमेंशनल बच्चों में शारीरिक विकास भी होता है, बच्चों में सामूहिक विकास भी होता है, बच्चों में बौद्धिक विकास भी होता है, बच्चों में मानसिक विकास भी होता है, बच्चों में नैतिक विकास भी होता है। तो इस तरह से बच्चों में बहुआयामी प्रक्रिया होती है, तो बहुआयामी प्रक्रिया को ही विकास कहते हैं। याद रखिएगा, विकास जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। विकास गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों होता है। याद रखिएगा, विकास जो होता है गुणात्मक होता है और परिमाणात्मक होता है, यानी परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, यानी कि क्वांटिटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये विकास का आपका अर्थ था। अब हम लोग विकास की परिभाषा देखते हैं। तो विकास के बारे में हम लोग समझ गए कि विकास क्या होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि विकास का अर्थ होता है कि बच्चों में शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, इन सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहते हैं। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु उपरांत होती है, ठीक है। इसमें सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल की प्रक्रिया होती है। विकास में बहुआयामी प्रक्रिया होती है और विकास जो होती है वो आपका परिणात्मक के साथ साथ परिमाणात्मक भी होती है, ठीक है। इस तरह से आप विकास की परिभाषा याद रखिए, विकास का अर्थ याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे विकास की परिभाषाएं, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट, इसको याद इसका परिभाषा भी याद रखना है आपको। जैसे अभिवृद्धि का परिभाषा याद किए थे क्रो एंड करो के अनुसार और श्रीमती हर्लो के अनुसार, उसी तरह से आपको विकास की परिभाषा भी याद रखना है। ये सब चीजों को परिभाषा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्किनर, ठीक है। आप लोग लर्निंग एंड टीचिंग पेपर में स्किनर का नाम पढ़ेंगे। तो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास की परिभाषा दिया था कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी कि आपका मनो स्किनर ने यह कहा था कि विकास जो होती है वो जीव और उसके वातावरण, ठीक है। जीव और उसके वातावरण, ये दोनों कोड वर्ड है, इसको याद रखना है। जीव और वातावरण के अंतःक्रिया, दोनों के अंतःक्रिया का एक प्रतिफल है विकास, ठीक है। ये बात कही थी स्किनर, याद रहेगा। स्किनर ने कहा था कि विकास जीव और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। बहुत छोटा परिभाषा है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत छोटा परिभाषा है। एक और मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा, इसको देखिए, वुडवर्थ ने क्या कहा था, विकास में अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। विकास में जो है अनुवांशिकता, ठीक है, विकास में क्या है, अनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात विकास याद रखिएगा, विकास बराबर अनुवांशिकता इंटू वातावरण, ठीक है। यानी कि विकास जो होती है अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये बात वुडवर्थ ने कहा था, इसको याद रखना है। बहुत बार पूछता भी है सीटेट में कि अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल किसने कहा था, तो ये बात वुडवर्थ ने कहा था। तो वुडवर्थ ने विकास का परिभाषा दिया था, इसको याद रखिएगा कि वुडवर्थ ने किसका परिभाषा दिया था, विकास का परिभाषा दिया था। चलिए, यहाँ तक आपका जो है आप लोग अभिवृद्धि का अर्थ परिभाषा खत्म हुआ, विकास का अर्थ और परिभाषा खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विकास के सिद्धांत। ये आपका बहुत बार पूछता है कि विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा, विकास के सिद्धांत, ठीक। एक एक करके हम लोग टॉपिक को कवर करते हुए जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा कि विकास के सिद्धांत कौन कौन सा है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा विकास के सिद्धांत, तो आप लोग इस तरह से कॉपी में डायग्राम बनाइएगा, विकास के कौन कौन से सिद्धांत है। तो यहाँ पे हमको सिद्धांत सब आपको याद रखना है कि विकास के सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, याद रखना है। कौन सा सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। 4 में है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। 5 में है एकीकरण का सिद्धांत। 6 में है अंतः संबंध का सिद्धांत। 7 में है पूर्वानुमान का सिद्धांत। 8 में है विकास रैखिक न होकर वर्तुलाकार होती है, ये भी एक सिद्धांत है। इस तरह से आपका 8 सिद्धांत है और आठों का आठों सिद्धांत आपको याद रखना है।
सबसे पहला सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है। इस तरह से आपको ऑटो का ऑटो सिद्धांत याद रखना है और कॉपी में बार बार इसको लिखिएगा तो ऑटो का ऑटो सिद्धांत याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सिद्धांत को पढ़ते हैं। आपको एक एक करके सिद्धांत को कम से कम 3 से 4 लाइन में लिख के खत्म करना है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, इसको याद रखना है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता यानी कि वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, लगातार। देखिए, विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। कितना अच्छा पॉइंट है कि विकास जो है एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होती है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। यही लाइन है कि विकास जो होती है वो एक ना रुकने वाली प्रक्रिया, विकास कभी रुकती नहीं है। विकास जो होती है वो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है हमेशा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात अतः विकास जीवन भर चलती है। विकास जो होती है वो कब तक चलती है? जीवन भर चलती है। ये पहला सिद्धांत था जिसका नाम था निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा सिद्धांत जिसका नाम है विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक, दूसरा सिद्धांत का नाम है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा यानी कि इसको समझिए, विकास की दिशा। ठीक है, यानी विकास जो होती है एक दिशा में होता है। बच्चों में जो विकास होता है एक दिशा में होता है। इसी प्रकार से इस सिद्धांत का नाम पड़ा विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसको समझिए। बच्चों में विकास क्रमबद्ध होता है, यानी कि बच्चों में जो विकास होता है एक सीरीज में होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा कि पहले बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसका शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है, फिर सामाजिक विकास होता है। तो एक क्रमबद्ध तरीका से होता है। तो बच्चों में विकास क्रमबद्ध होती है, यानी कि एक दिशा में होता है। जो पूर्व प्रसव अवस्था प्री नेटल स्टेज, पूर्व प्रसव अवस्था को हम लोग प्री नेटल स्टेज कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि जन्म से पहले की अवस्था, यानी जितने महीने बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं उसी को हम लोग पूर्व प्रसव अवस्था कहते हैं। अर्थात 9 माह माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है उसी को हम लोग पूर्व प्रसव अवस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व प्रसव अवस्था से जन्म के बाद पोस्ट नेटल स्टेज तक होती है, यानी कि विकास जो होता है पूर्व प्रसव अवस्था से लेकर जन्म के बाद पोस्ट नेटल स्टेज तक होती है, जहां 2 नियम कार्य करता है। याद रखिएगा, विकास के दिशा के सिद्धांत में 2 नियम का काम करता है। पहला नियम का नाम है मस्तका अधोमुखी नियम। याद रखिएगा, बहुत बार सीटेट में पूछता है, यहाँ पे आपको सीटेट में पूछेगा कितना बार। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सीटेट में कितना बार पूछा है कि सीटेट में आपसे पूछेगा कि मस्तका अधोमुखी नियम क्या होता है। मस्तका अधोमुखी नियम का मतलब हुआ सिर से पैर की ओर। बच्चे में जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होना चाहिए। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहेगा तो पहले सिर बनेगा, फिर धड़ बनेगा, फिर उसका पैर बनेगा। इस तरह से विकास को हम लोग क्या बोलेंगे? इस विकास का नाम है सिर से पैर का विकास, सिर से पैर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मस्तका अधोमुखी नियम। ठीक है, दूसरा हो गया निकट दूर नियम। निकट दूर नियम क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर। अब क्या होगा बच्चे का? केंद्र से बाहर का मतलब पेट से अब क्या होगा? बाजू, दोनों बाजू बनेगा, फिर उंगलियों का निर्माण होगा। ठीक है, इस तरह से बच्चे का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं निकट दूर नियम। तो दोनों नियम काम करता है बच्चे के विकास में। एक हो गया मस्तकाधोमुखी नियम जिसको हम लोग सिर से पैर की ओर बोलते हैं, और एक हो गया निकट दूर नियम केंद्र से बाहर की ओर, जो कि आपका सीटेट में कितना बार पूछता है। देखिए आपको सीटेट में एग्जाम में कैसे पूछेगा वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, आपसे पूछेगा सिर से पैर की ओर विकास को हम लोग कौन सा विकास कहते हैं, तो आपके सामने में दोनों ऑप्शन रहेगा। एक रहेगा मस्तकाधोमुखी नियम, निकट दूर नियम, और 2 नियम रहेगा। तो आपको टिक मारना है मस्तकाधोमुखी नियम। अगर आपसे पूछा गया केंद्र से बाहर की ओर विकास को हम लोग कौन सा विकास कहते हैं, तो निकट दूर नियम इसको हम लोग कहते हैं। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो बच्चे में विकास की दिशा इस तरह से मस्तकाधोमुखी नियम और निकट दूर नियम दोनों कार्य करता है इस सिद्धांत में। चलिए, दो सिद्धांत खत्म हुआ। सबसे पहला सिद्धांत था आपका निरंतरता का सिद्धांत,
दूसरा सिद्धांत हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब हुआ कि इंडिविजुअलिज्म डिफरेंस, कि सभी बच्चों में विभिन्नताएं होती है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। कुछ बच्चे देखना कि जल्दी विकास करते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे विकास करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे धीरे धीरे बोलने लगते हैं, कुछ बच्चे जो है जल्दी से दौड़ना शुरू कर देता है, कुछ बच्चे जो है कुछ महीने के बाद दौड़ना शुरू करता है। तो यही आपको बोलते हैं कि प्रत्येक बालक में विकास की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। प्रत्येक बालक में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, सभी बालकों में विकास का जो दर होता है यानी रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि विकास में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसका कारण एक ही है कि आनुवंशिकता तथा वातावरण, बच्चे को वातावरण कैसा मिल रहा है उस हिसाब से भी बच्चे का विकास होगा। बच्चों में आनुवंशिकता का गुण कैसे आया, माता पिता का गुण बच्चों में किस प्रकार से आया, उस तरह से भी बच्चों में विकास को देखा जाता है। तो बच्चों में आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों का प्रभाव के अनुसार बच्चों में विकास की प्रक्रिया अलग अलग प्रकार से देखी जाती है। ये आपका तीसरा सिद्धांत था जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। 4 नंबर सिद्धांत का नाम है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये बहुत अच्छा सिद्धांत है जिसका नाम है जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, याद रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चे पहले सामान्य क्रियाएं करने लगती है, फिर बाद में विशिष्ट क्रियाएं करने लगती है, इस तरह से इसका नाम पड़ गया सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। बालकों में विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, बालकों में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो कब किधर से किधर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। जैसे जैसे बालक किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरे बॉडी तथा हाथ का प्रयोग करता है। जैसे कोई बच्चा है, किसी छोटा बच्चा है, वो किसी वस्तु को जब पकड़ता है तो पहले वो बच्चा जो है पूरे बॉडी, पूरे शरीर और हाथ का प्रयोग करता है। वही बालक धीरे धीरे विकास होने पर वो किसी वस्तु को पकड़ने के लिए सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करता है। अब देखिए, जब बालक धीरे धीरे वो ग्रो हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है, तो अब वो बच्चा जो है शरीर और हाथ का प्रयोग नहीं करता है, वो उंगली से किसी चीज को पकड़ता है। ठीक है, तो जिसके घर में बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि बच्चे में विकास का सामान्य से विशिष्ट क्या हो गया कि जब बच्चा किसी वस्तु को पकड़ता है तो वो पहले हाथ और पैर का प्रयोग करता है जब बच्चा छोटा होता है। जैसे जैसे बच्चा का उम्र बढ़ता है तो अब वो अपने जो है उंगलियों का प्रयोग करने लगता है, तो आपका ये विशिष्ट प्रयोग हो गया, तो उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। उसी प्रकार बच्चों के रोने की क्रिया में उसके सभी अंग और परतें भाग लेते हैं। बच्चे को जब भूख लगता है तो या फिर किसी प्रकार का समस्या होता है तो वो पहले क्या करते हैं, अपने अंग और परतें की वजह से भाग लेते हैं, यानी कि बच्चे जो है नथरने लगते हैं, हाथ पैर मारने लगते हैं, अपने रोने को प्रकट करता है, जबकि बाद में वो आंसू और बातों से पुकारते हैं। जब बच्चा वही बड़ा हो जाता है तो वो अपने आंसू और अपने पुकार से जो है अपने समस्या को दूर करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ठीक है, पांचवा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड। एकीकरण का सिद्धांत क्या है इसको समझिए। एकीकरण का मतलब होता है मेल-जोल, जहाँ पे सब मिलकर काम करता है, उसी को हम लोग एकीकरण कहते हैं। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के नियम को मानती है। विकास की प्रक्रिया जो है एक एकीकरण को मानता है, यानी कि बच्चे में जो विकास होता है सभी पक्ष आपस में एक तरह से जुड़ता है। ठीक है, जैसे शारीरिक पक्ष हो गया, भाषा पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, नैतिक पक्ष हो गया, सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ते हैं, सभी एक दूसरे से मिलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, यही हो गया एकीकरण का सिद्धांत, इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के नियम को मानती है, शरीर के सभी अंगों को जोड़कर आपस में कार्य करने के योग बनाती है। जैसे बच्चा जो होते हैं पहले, जैसे अगर समझिए तो बालक पहले हाथ और उंगलियों को, फिर हाथ और उंगली दोनों को एक साथ चलाता है। पहले बच्चा क्या होता है, हाथ को चलाता है, फिर उंगलियों को चलाता है, फिर बाद में जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ चलाता है। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। पहले बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है तो वो रेंग रेंग कर यानी कि रेंगते हुए आगे बढ़ता है, फिर वो बैठता है, फिर वो दौड़ता है। ठीक है, पहले फिर चलता है, वो दौड़ता है, फिर किसी के सहारे वो खड़ा होकर फिर वो दौड़ना शुरू करता है। इस तरह से बच्चा जो है सभी
मोटर डेवलपमेंट के मदद से वो जो है आगे बढ़ता है, गतिक विकास से वो आगे बढ़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट 6 नंबर में है अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, अंतः संबंध। ठीक है, विकास के सभी पक्ष, शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सामयिक, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी पक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, ठीक है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मानसिक डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट हो गया, संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, और आपका सामयिक पक्ष यानी इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। PCSE इसको हम लोग बोलते हैं। सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़कर जो है कार्य करते हैं। इनके परस्पर संबंध से बालकों का विकास होता है। इसके परस्पर संबंध से बच्चों का विकास होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है अंतः संबंध का सिद्धांत। अंतः संबंध का सिद्धांत का मतलब हुआ जहां बच्चों में शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, सामयिक पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी को हम लोग अंतः संबंध का सिद्धांत कहते हैं। ये 6 नंबर सिद्धांत था। 7वां सिद्धांत पढ़ते हैं। इस सिद्धांत का नाम है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, ठीक है। पूर्वानुमान का सिद्धांत का मतलब हुआ, आपको नाम से ही लग रहा है कि पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब पहले अनुमान लगाना, ठीक है। यह सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी बच्चे का शरीर देखकर, उसके बौद्धिक क्षमता को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा आगे चलकर कैसा होगा, ठीक है। ये बच्चा का शारीरिक तथा मानसिक विकास आगे अच्छा होगा, इसके प्रति हम वह पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। जिस हिसाब से वो विकास करता है, उसके अनुमान को देखकर उसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्वानुमान का सिद्धांत। ये 7वां सिद्धांत था। 8वां सिद्धांत हो गया विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है। ये सबसे अच्छा सिद्धांत है। इसको समझिए कि विकास जो होती है रैखिक ना होकर, रैखिक का मतलब सीधा ना होकर वर्तुलाकार होती है। कभी विकास कम होता है, कभी विकास ज्यादा होता है, कभी विकास फिर घट जाता है, कभी विकास अधिक होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है। बालक विकास रैखिक यानी सीधा ना होकर वर्तुलाकार होती है। वह एक समान रूप से गति से सीधा चलकर विकास को नहीं प्राप्त कर सकता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्वता और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की ओर आगे बढ़ता है। देखिए, ये आकृति आपको समझ में आएगा कि ये आकृति जो है आपका एक क्या है, वर्तुलाकार आकृति है। देखिए, पहले क्या है कि विकास जो है आगे बढ़ रहा है, फिर नीचे हट रहा है, धीमा हो रहा है, फिर ये ऊपर हो रहा है, फिर धीमा हो रहा है, फिर ये ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर धीमा हो रहा है। यानी विकास जो होता है ऊपर की ओर तेजी से हो रहा है, विकास फिर नीचे की ओर धीमी से होता है। अगर देखा जाए तो विकास की अवस्थाओं में पहले देखा जाए तो पहले होता है शैशवावस्था, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फेंसी कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक है। फिर होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था। शैशवावस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवावस्था को हम लोग बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था को हम लोग चाइल्डहुड स्टेज, किशोरावस्था को एडोलसेंस स्टेज कहते हैं। तो शैशवावस्था में क्या होता है कि ये अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष का होता है, यानी कि 0 से 2 वर्ष का। बाल्यावस्था जो होता है वो 2 से लेकर 12 वर्ष का, और किशोरावस्था जो होता है 12 से लेकर 18 वर्ष का। इसमें अगर देखा जाए तो शैशवावस्था में शारीरिक मानसिक विकास काफी तेजी से होता है, तो वहीं बाल्यावस्था में फिर धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो इस तरह से समझ में आ गया कि विकास जो होती है कभी तेजी से होता है तो कभी धीमी हो जाती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हम लोग विकास के सिद्धांत लगभग 8 पढ़े, और आठों का सिद्धांत, आठों सिद्धांत याद रखना है। एक बार आप लोग इसको रिकॉल कर लीजिए कि विकास के सिद्धांत कौन कौन सा है। मेरे साथ आप लोग याद रखिए, निरंतरता का सिद्धांत, विकास के दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, उसके बाद लास्ट हो गया आपका विकास रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होती है, ये भी एक सिद्धांत है। इस तरह से आपको आठों का आठों सिद्धांत याद रखना है, और बार बार कॉपी में लिखिएगा और उसके बारे में 3-4 लाइन करके डिस्क्राइब करते हुए लिखिएगा। आपका विकास का सिद्धांत खत्म हुआ, ठीक है। चलिए, अब अगला आपका टॉपिक शुरू होता है। अगला, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी आपका एग्जाम में पूछता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित कर सकता है।
आपसे अगर पूछे विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो यही लिखिएगा। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है, तो यही लिखना है। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिसकी मदद से बच्चों में वृद्धि और विकास में रुकावटें आ सकती है, तो हम उन कारकों पर चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक। सबसे पहला कारक है पोषण। ठीक है, हम इसको डिस्क्राइब नहीं किए हैं, इसको आप लोग एक एक करके जो है दो दो लाइन तीन तीन लाइन करके आप लोग इसको डिस्क्राइब करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को लिख सकते हैं। इसलिए देखिए इसमें कौन कौन सा कारक है इसको याद रखिए। सबसे पहला कारक है पोषण। पोषण का मतलब था न्यूट्रिशन। यदि बच्चों को पोषण ना मिले तो उसमें वृद्धि और विकास में कमी देखी जाती है। तो इस तरह से आप इसके बारे में कम से कम आप लोग 3 लाइन जरूर लिखना है, 3 से 4 लाइन लिखना है, अपने मन से लिखिएगा। अच्छे से आप लोग जानती हैं कि पोषण यानी न्यूट्रिशन, बच्चों में खान पान है ना, इस तरह से पौष्टिक आहार है ना, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, इस तरह की चीजों को बच्चों में मिलने से क्या होती है, बच्चों में वृद्धि देखी जाती है, विकास की प्रक्रिया तेजी से होती है, शारीरिक विकास अच्छा होता है, मानसिक विकास अच्छा होता है। तो ये पोषण जो होता है कहीं ना कहीं बच्चों में कारक होता है। यदि बच्चों को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलता है तो बच्चों में वृद्धि नहीं होती है, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखा जाता है, शरीर का विकास अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरह से जो है वृद्धि को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है पोषण। दूसरा है वंशानुक्रम, जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि माता पिता का जो गुण है, यानी कि माता पिता का जो गुण है वो बच्चों में आता है, जिसको हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। यदि माता पिता का गुण बच्चों में अच्छा आता है तो वैसे बच्चे जो होते हैं शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। यदि माता पिता का क्रोमोजोम के माध्यम से गुण अगर अच्छा नहीं आता है तो उसमें क्या होता है, वृद्धि और विकास में प्रभावित करता है। तो वंशानुक्रम जो होता है बच्चों को प्रभावित करने वाला एक कारक है, जो कि माता पिता के जीन यानी क्रोमोजोम के माध्यम से बच्चों में पहुंचता है। तो ये एक वंशानुक्रम गुण हो गया। तीसरा हो गया वातावरण। वातावरण जो है बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। वातावरण जैसे अगर किसी घर में का वातावरण बहुत अच्छा है, माता पिता पढ़े लिखे हैं, वातावरण वहाँ का अच्छा है, बच्चों को प्रॉपर रूप से ध्यान दिया जाता है, उनके हर एक चीज़ों को देखा जाता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को ध्यान से देखा जाता है। वातावरण अगर पॉजिटिवली रहता है तो वहाँ पे वृद्धि और विकास सकारात्मक होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट हो गया वातावरण। चौथा हो गया खान पान। खान पान बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, पौष्टिक युक्त खान पान होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चौथा में हो गया खान पान। पांच में जलवायु। जलवायु ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे ठंडे ठंडे प्रदेशों में देखिएगा कि वहाँ का बच्चों का जो वातावरण, बच्चों का जो मानसिक होता है वो बहुत शांत होता है। वहीं अगर गर्म जलवायु देखिएगा तो वहाँ के जो बच्चों का जो मानसिक सोच होता है वो काफी क्या होता है, गुस्सेला टाइप का होता है। तो जलवायु जो होना चाहिए वो एक क्या होना चाहिए, सामान्यता होना चाहिए, ये भी प्रभावित करता है। अगला है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, सामाजिक आर्थिक स्थिति। यदि कि बच्चों का आर्थिक स्थिति यदि कमजोर है, जिनके माता पिता का आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो बच्चों को प्रॉपर रूप से शिक्षा नहीं दे पाते हैं, उनको प्रॉपर रूप से पोषक आहार नहीं दे पाते हैं, उनको अच्छे वातावरण नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है वो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद है शिक्षा यानी एजुकेशन। शिक्षा जो होती है वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। यदि बच्चे पढ़े लिखे होंगे, बच्चे पढ़ लिख कर अपने नैतिक चीज़ों को समझेंगे, अपने बारे में समझेंगे, अपने जिंदगी के बारे में समझेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा, तो इस तरह से जो है विकास को प्रभावित करता है शिक्षा। उसके बाद है लिंग, जिसको हम लोग लिंग लिंग का मतलब हुआ कि यहाँ पे विकास को प्रभावित करता है। जैसे कि समाज जो होता है वो भेदभाव करता है। ठीक है, इसको समझिए। ठीक है, लिंग का मतलब हुआ समाज। समाज जो होते हैं वो क्या होता है, भेदभाव करता है लड़का और लड़की में। लड़का और लड़की में क्या करता है, समाज भेदभाव करता है। उनका ये मान्यता रहता है, जो कि हम लोग रूढ़िवादिता मान्यता कहते हैं, कि लड़की जो होती है वो घर के कार्यों के लिए बनी हुई है और लड़का जो होते हैं घर के बाहर के काम करेंगे। तो इस तरह का जब सोच होता है तो लड़कियां जो है कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर हो जाता है, पीछे पड़ जाती है, और लड़का जो होता है आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह का सोच जो होता है कहीं ना कहीं विकास को प्रभावित करता है, जो कि लिंग के माध्यम से होता है। तो लिंग जो है यहाँ पे समाज जो होता है लड़का और लड़की में भेदभाव के माध्यम से प्रभावित करता है। तो ये भी एक कारक है। अगला है 9 नंबर में संस्कृति। संस्कृति कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिस समाज की संस्कृति बहुत अच्छी होती है, वहाँ का कल्चर अच्छा होता है, वहाँ के
लोग अच्छे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ सहानुभूति में रहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी होती है और बच्चों में विकास बहुत अच्छा देखा जाता है। उसके बाद है भाषा। भाषा जिसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं, यानी कि आपके समाज में लोग एक दूसरे से बातचीत किस भाव से करते हैं, सहानुभूति कैसी है, वाणी कैसी है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना किस तरह से है, तो वो भाषा के माध्यम से बच्चों में देखा जाता है। तो यहाँ पे यदि जिस घर में भाषा अच्छी होती है तो वहाँ के बच्चों का सकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। उसके बाद है 11 में अनुवांशिक बीमारियां। ठीक है, इसको भी देखिए, हेरिडिटी डिजीज। अनुवांशिक बीमारियां का मतलब कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो माता पिता से बच्चों में आती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक बीमारियां। ठीक है, तो अगर जिस माता पिता को अनुवांशिक बीमारियां है तो उनके बच्चे को वो बीमारी हो जाती है और उसके विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है अनुवांशिक बीमारियां। उसके बाद है हार्मोन डिसऑर्डर। हार्मोन डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि जिस बच्चे में माता पिता के गुण बच्चे में आता है, तो अगर हार्मोन्स का डिसऑर्डर हो जाए, ठीक है, अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर उसमें ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो, तो ग्रोथ हार्मोन अगर उसमें कम होता है तो बच्चा बौना हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जीएच हार्मोन कहते हैं, जीएच हार्मोन, जिसको हम फुल फॉर्म हो गया ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो बच्चा बौना हो जाता है। ठीक है, तो हार्मोन्स डिसऑर्डर के कारण भी बच्चे में विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। क्रोमोसोम डिसऑर्डर। क्रोमोसोम डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि ये भी एक प्रकार का बीमारी है जो कि हम लोग माता पिता से बच्चों पे देखते हैं। यदि हम जानते हैं कि मेल और फीमेल, ठीक है, इसमें क्या होता है कि 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। मेल में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, यानी कि 46, और फीमेल में भी होता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम। यदि इसमें से अगर 2 क्रोमोसोम ज्यादा अगर फीमेल में चल जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर हो जाता है, तो कोई अलग बीमारी हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम का हेरफेर। क्रोमोसोम का अगर हेरफेर हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि बच्चे में वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो इस तरह से अनुवांशिक बीमारियां, हार्मोन डिसऑर्डर, क्रोमोसोम डिसऑर्डर, अनुवांशिकता, इस तरह से कई प्रकार के हम लोग प्रभावित करने वाले कारक को देख लिए। एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहला कारण हो गया पोषण, दूसरा हो गया वंशानुकरण, तीसरा है वातावरण, 4 में है खान पान, 5 में है जलवायु, 6 में है सामाजिक आर्थिक स्थिति, 7 में है शिक्षा, 8 में है लिंग, 9 में है संस्कृति, 10 में है भाषा, 11 में है अनुवांशिक बीमारियां, 12 में हार्मोन्स डिसऑर्डर और 13 में है क्रोमोसोम डिसऑर्डर। इस तरह से आप लोग 13 का 13 पॉइंट याद रखते हैं तो आपको विकास, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक याद रखना है। ठीक है, और इसी को आपको क्या करना है, एग्जाम में सभी को आपको 3 से 4 लाइन करके सबको विस्तार करते हुए लिखना है, और आपको ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो आपको 3-4 पेज में इसको खत्म कर देना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपका प्रभावित करने वाला कारक खत्म हुआ। अब नया टॉपिक आपका शुरू हो रहा है यहाँ से फिर। ठीक है, और जो कि आपका ये आपका यहाँ तक लास्ट आपका टॉपिक है स्टेज, यानी विकास की अवस्थाएं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा विकास की अवस्थाएं। ठीक है, यानी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी आपका यूनिट 1 का ही सबसे पहला है, विकास की अवस्थाएं। इसको याद रखिएगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। इस तरह से आप डायग्राम बना लीजिएगा कॉपी में। विकास की अगर अवस्थाएं स्टेजेस देखा जाए तो सबसे पहला अवस्था है जिसका नाम है प्रसव काल, जिसको हम इंग्लिश में नेटल स्टेज कहते हैं। ठीक है, शिशुअवस्था इन्फेंसी स्टेज, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज, किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज, युवा अवस्था एडल्टहुड स्टेज, प्रौढ़ावस्था, इसको भी याद रखना, और वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज। इस तरह से आपको सातों का सातों स्टेज याद रखना है और सातों का सातों स्टेज को आपको विस्तार से लिखना है। विकास की अवस्थाएं यही है आपको। सबसे पहला है प्रसव काल, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। आपको सातों का सातों अवस्था याद रखना है और सातों का सातों अवस्था की विशेषताएं अपनी अपनी है, सभी विशेषताओं को याद रखना है। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहला है प्रसव काल, जिसको हम इंग्लिश में नेटल स्टेज कहते हैं, इसको याद रखिएगा। प्रसव काल, प्रसव काल का मतलब हुआ कि 9 माह। माँ के गर्भ में बच्चे 9 माह रहते हैं। भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने से पहले तक 9 माह जो है बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रसव काल, नेटल स्टेज। ठीक है, गर्भ धारण से जन्म तक का काल
प्रसव काल कहलाता है, यानी कि गर्भधारण। जब से माँ के गर्भ में भ्रूण बनना शुरू किया तब से लेकर जन्म लेने तक के काल को हम लोग प्रसव काल कहते हैं। इसमें शारीरिक मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इस पॉइंट आपको याद रखना है, यही सब चीज आपको एग्जाम में लिखना है कि प्रसव काल जो होता है वो गर्भधारण से लेकर जन्म तक का काल प्रसव काल कहलाता है। इसमें शारीरिक यानी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है और ये 9 माह का काल है। आपको ये भी बताना है कि इसकी अवस्था कितनी है, तो ये 9 माह का काल है, इसको आपको याद रखना है। यही आपका पहला अवस्था है जिसका नाम है प्रसव काल। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर। दूसरा है शिशुअवस्था, जिसको हम इंग्लिश में इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इसको शिशुअव काल कहते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिशुआ काल, इन्फेंसी स्टेज। ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष, अब बच्चा जन्म ले लिया, जन्म से लेकर 2 वर्ष का काल शिशुअवस्था का काल कहलाता है। इसमें शारीरिक मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। शारीरिक मानसिक आपका किशोरावस्था तक चलेगा, ठीक है। इसमें भाषा भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, लेकिन शिशुअवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। प्रसव काल में तो होता ही था, इसमें भी होता है। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। यहाँ से बच्चों में सामाजिक विकास शुरू हो जाती है। अब बच्चे जो है 2 वर्ष तक आते आते थोड़ा बहुत वो जो है सामाजिक में इन कर जाते हैं। इसमें बच्चों में भाषा विकास शुरू हो जाता है। भाषा विकास अब यहाँ से हल्का हल्का शुरू हो जाता है, यानी बच्चे जो है क्या करते हैं, वर्णों यानी कि स्वर्ण वर्णों को बोलना शुरू करते हैं, जैसे माँ, पा, पा, दादा, दादी, चाचा, चाची, इस तरह के शब्दों को जो है बच्चे बोलना शुरू करता है और वहां से ये भाषा का विकास शुरू हो जाता है। फिर बाद में वो सेंटेंस के माध्यम से, यानी कि सेंटेंस के माध्यम से बोलना शुरू करेगा। तो इसमें बच्चा भाषा विकास शुरू हो जाता है, यानी कि शब्द को बोलना शुरू करेगा, एक एक शब्द, जैसे पा, माँ, ठीक है, चा, चाची, चाचा, मामा, पापा, इस तरह के शब्दों को बोलना शुरू करेगा। बच्चों में परिवर्त क्रियाएं का गुण पाया जाता है। परिवर्त क्रियाएं इसमें सबसे ज्यादा बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे जो होती है वो किसी चीज को देखकर जो है उसमें क्या होती है, सेंसिटिव मोटर स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं, कि शरीर में कोई चीज टच होता है तो वो अचानक से उसको क्या होता है कि शरीर में झंझनाहट होती है, उसी को हम लोग परिवर्त क्रियाएं कहती है। डर जाता है, जैसे कि अगर बच्चे जो होते हैं 4 पैर वाले किसी भी चीज को देखते हैं तो वो उसको टॉमी टॉमी यानी कि उसको बिल्ली बिल्ली ही कहता है। तो इस तरह की चीजों को हम लोग परिवर्त क्रियाएं कहते हैं। बच्चों में वस्तु अस्तित्व का गुण पाया जाता है। ये सब पॉइंट आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। जो जो हम घेर रहे हैं इसको आपको एग्जाम में लिखना है। परिवर्त क्रियाएं, वस्तु अस्तित्व, सामाजिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सभी मेन मेन पॉइंट है, आपको एग्जाम में लिखना ही होगा शिशुअवस्था में। वस्तु अस्तित्व क्या था इसको समझिए। वस्तु अस्तित्व का मतलब उसके दिमाग में एक प्रतिभा बन जाती है। जैसे बच्चे के दिमाग में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ये कोई बच्चा है, इसके दिमाग में क्या है, इसके माँ की जो है एक प्रतिमा बन जाती है। जैसे वो माँ को देखता है तो वो उछलने लगते हैं, उनके चेहरा में रौनक आने लगती है, उनके चेहरा में खुशी आने लगती है। बच्चे अगर रोने लगते हैं तो वो जैसे ही माँ को देखता है तो वो चुप हो जाता है। चाहे वो किसी दूसरे को देख लेगा तो वो फिर चुप नहीं होगा, उस तरह का उसके चेहरे पर रौनक नहीं आएगा जो अपने माँ को देखेगा। मतलब उसके मस्तिष्क में वस्तु अस्तित्व है, ठीक है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंट कहते हैं, कि उसके दिमाग में माँ की एक प्रतिमा बन जाती है, चेहरा बन जाता है, कि माँ को देखने के बाद उसके दिमाग में जब तक वो माँ को देखेगा नहीं तब तक वो रोना बंद नहीं करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु अस्तित्व, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था में देखी जाती है, इन्फेंसी अवस्था में, ठीक है। ये आपका शिशुअवस्था काल का है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का, ठीक। अब हम लोग जाते हैं बाल्यावस्था में। अब हम लोग पहुंचे बाल्यावस्था में, ठीक है। शिशुअवस्था खत्म, अब हम लोग पहुंचे बाल्यावस्था में, ठीक। इसको आप लोग समझिए बाल्यावस्था क्या होता है। इसको अगर हम डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएं तो और अच्छा से होगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी आएगा, टेंशन मत लीजिए। इसको अभी ऐसी पढ़िए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। बाल्यावस्था, ठीक है। अब हम लोग पहुंचे कब, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का कब से कब तक होता है, 2 से 12। शिशुअवस्था तो 0 से 2 हो गया, बाल्यावस्था 2 से 12 है, जिसको हम इंग्लिश में चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक है। यह अवस्था 2 से 12 वर्ष तक का काल होता है, यानी बाल्यावस्था जो होती है वो 2 से लेकर 12 वर्ष तक का काल है।
बाल्यावस्था दो भागों में बांटा गया है। बाल्यावस्था को हम कितने भागों में बांटे? दो भागों में, याद रखिएगा। देखिए, बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है पूर्व बाल्यावस्था, जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है। अब देखिए, बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था का काल 2 से 12 वर्ष तक, लेकिन बाल्यावस्था को भी दो भागों में बांटे। एक हो गया अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 2 से 6 वर्ष तक का काल। ठीक है। इसमें बच्चा नकल करना, दोहराना, अनुकरण द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा क्या करता है? नकल करता है किसी चीज को। ठीक है। दोहराना, अनुकरण करना, कॉपी राइट करता है इसमें बच्चा। ठीक है। ये सब पॉइंट को आपको याद रखना, कॉपी में लिखना होगा। इसमें बच्चों में बेकार का तार्किक करने लगते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं बेकार का बातें करने लगते हैं। यानी कि इसमें जो देखा जाएगा 2 से 6 वर्ष तक का काल में बच्चे जो है, जिसको हम लोग बक्की अवस्था कहते हैं, बच्चे जो है अपने मन से कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। ठीक है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो इस तरह के बेकार के तार्किक चिंतन, तार्किक बातें करने लगते हैं। इसमें बच्चा सामाजिक संपर्क करना सीख जाता है। अब बच्चा जो है यहाँ पे हल्का हल्का सामाजिक संपर्क करना सीख जाएगा, अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना शुरू कर देगा, समान उम्र तथा समान उम्र के बच्चों से मिलना जुलना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अब जो है बच्चा वो अपने उम्र के बच्चों के साथ वो मिलना जुलना शुरू कर देगा। ठीक है। यही से आपका सामाजिक विकास शुरू होता है। देखिए, जिसमें जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद, जीववाद को हम लोग एनिमिज्म कहते हैं। जीववाद क्या होता है इसको समझिए। ठीक है। ये सब मेन मेन पॉइंट है, आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। जीववाद का मतलब हुआ कि जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, यानी पूर्व बालावस्था का बच्चा है, अगर वो दौड़ते दौड़ते गिर गया, उसको लगता है कि हमको किसी वस्तु ने मारा। ठीक है। तो मम्मी जो होती है उसको क्या करती है? उस वस्तु को मारता है। इससे इसी को बोलते हैं जीववाद। यानी उसको निर्जीव और सजीव में फर्क नहीं समझ में आता है। जब बच्चा सोता है तो अपने साथ गुड़िया को लेके सोता है। उसको लगता है कि गुड़िया को भी नींद आ रहा है, गुड़िया भी दिन भर काम किया है, उसको भी सोना है। यानी कि बच्चे को जो है निर्जीव और सजीव में अंतर समझ में नहीं आता है। जैसे आप लोग समझिए कि बच्चा दौड़ते हुए किसी दरवाजा से ठोकर लग जाता है तो वो रोने लगता है, तो माँ क्या करती है? दरवाजे को पीटती है। तो बच्चे को समझ में आता है कि दरवाजा को भी मार दिया तो अब हमको संतुष्ट हो गया। इसी गुण को हम लोग जीववाद कहते हैं। ठीक है। जिसको हम लोग एनिमिज्म कहते हैं, कि बच्चे में सजीव और निर्जीव का अंतर समझ में नहीं आता है। इसी को हम लोग जीववाद कहते हैं। इसमें शारीरिक तथा मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। याद रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड में शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है तथा सामग्रिक विकास भी तीव्र होती है। इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ से अब शुरू हो जाता है बच्चों में। इमोशनल डेवलपमेंट यानी गुस्सा, प्यार, ठीक है, डर, जेलियस की भावना, इस तरह का चीज जो होती है वो सामग्रिक गुण कहते हैं, जो बच्चे में इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ से अब तीव्र होना शुरू हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे उत्तर बालावस्था, यानी कि बालावस्था का दूसरा है उत्तर बालावस्था, जिसको हम लोग लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है। जो 6 से 12 वर्ष तक का काल है, 6 से 12 वर्ष तक का काल को हम लोग उत्तर बालावस्था कहेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़े पूर्व बालावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष। अब हो गया उत्तर बालावस्था, 6 से 12 वर्ष। यह अवस्था एक उत्पादी अवस्था कहा जाता है। सबसे ज्यादा खतरनाक अवस्था यही है, उत्तर बालावस्था। इसको हम उत्पादी अवस्था कहते हैं। क्योंकि उत्पादी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अवस्था में बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को काफी परेशान करते हैं। इसलिए इस अवस्था को माता पिता ने उत्पादी अवस्था कहा। क्योंकि बच्चे माता पिता को की बात ना मानकर साथी समूह की बात मानते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता की बात को नहीं मानते। बच्चे जो होते हैं वो अपने साथी समूह की बात को ज्यादा मानते हैं। इसमें बालक समूह में रहते हैं। अब बालक यहाँ पे क्या होते हैं? ज्यादातर घर में बिताएंगे समय नहीं, वो अधिकतर समूह में समय बिताते हैं बच्चे के साथ। इसलिए इसे टोली की अवस्था भी कहते हैं, टोली एज भी कहते हैं। बच्चे टोली में घूमना पसंद करते हैं। ठीक है। वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। अब बच्चे यहाँ से धीरे धीरे तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देता है। किसी भी चीज के बारे में सोचने की क्षमता शुरू कर देता है। बिना उस चीज को बिना देखे उसके बारे में सोचने की क्षमता यहाँ पे विकसित हो जाती है। इसमें मानसिक और तथा शारीरिक विकास धीमी हो जाती है। अब यहाँ पे याद रखना है कि उत्तर बालावस्था में बच्चों में शारीरिक विकास और मानसिक विकास जो होता है वो धीमी हो जाती है। भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। यहाँ पे बच्चे पूर्ण रूप से बोलना शुरू कर देते हैं। मिथ्या परिपक्वता का गुण पाया जाता है। मिथ्या परिपक्वता क्या होता है इसको समझिए, ये बहुत अच्छा चीज है। मिथ्या परिपक्वता का मतलब हुआ बच्चे को लगता है कि हम अब जवान हो गए हैं,
हम कुछ भी डिसीजन अपने मन से ले सकते हैं। हम अब किसी से पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपना सही गलत की पहचान खुद से कर सकते हैं और हम अपना डिसीजन खुद कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं, क्योंकि हम अब बड़ा हो गए हैं, जवान हो गए हैं। इसी को हम लोग मिथ्या परिपक्वता कहते हैं, जो कि बच्चों में देखा जाता है उत्तर बालावस्था में। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं, यूनिक पीरियड भी कहते हैं। बहुत बार पूछता है कि जीवन का अनोखा काल किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। तो इतना इतना चीज आपको याद रखना। उत्तर बालावस्था में बाल्यावस्था का दो बेटा, एक हो गया पूर्व बालावस्था, एक हो गया उत्तर बालावस्था। पूर्व बालावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था, उत्तर बालावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किशोरावस्था में पहुंचे। अब बाल्यावस्था हम लोग का खत्म हो गया, अब हम लोग पहुंचे किशोरावस्था में। किशोरावस्था सबसे अच्छा अवस्था, गोल्डन पीरियड, बसंत काल, समस्या का काल भी कहते हैं इसको हम लोग, एडोलसेंस स्टेज, आप लोग जानते हैं इसको। ठीक है, किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष का अवस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष का अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इसे परिवर्तन काल भी कहते हैं, इसे हम लोग परिवर्तन काल, है ना, यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड पीरियड भी कहते हैं, परिवर्तन काल। इस अवस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है, चाहे वो हार्मोन्स का परिवर्तन हो, ठीक है, चाहे वो संघर्ष का हो, चाहे वो आपका सामाजिक हो, सामूहिक हो, ये पूर्ण तरह से हो जाता है, परिवर्तन काल कहते हैं। स्टैनले हॉल, याद रखिएगा, स्टैनले हॉल जो है एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कहा कि इस काल को आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष, उलझन का काल कहा। यानी कि स्टैनले हॉल ने, एक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस काल को आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष, उलझन का काल कहा। सीटेट में आपसे पूछ सकता है कि किशोरावस्था को आंधी, तूफान, तनाव, संघर्ष का काल किसने कहा था, तो स्टैनले हॉल ने कहा था। याद रखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक थे। इसे बसंत काल भी कहते हैं, स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं, बसंत काल बहुत अच्छा काल, सुनहरा काल भी कहते हैं इसको हम लोग, गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, समस्या काल, प्रॉब्लम एज भी कहते हैं। समस्या काल का मतलब हुआ कि इस अवस्था में किशोरों में सबसे ज्यादा समस्या देखा जाता है, चाहे वो किशोर हो तथा या किशोरिया हो, दोनों में समस्या देखी जाती है। एक दूसरे के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देखा जाता है, कई प्रकार की समस्याएं होती है, उनको पारिवारिक समस्या भी हो सकती है, आर्थिक समस्या भी हो सकती है। तो इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं देखा जाता है, माता पिता के साथ समस्या, टीचर के साथ समस्या, वातावरण के साथ समस्या, समाज के साथ समस्या। तो इस तरह से कई प्रकार की समस्याएं देखा जाता है, इसीलिए इसको हम लोग समस्या काल भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये सब मेन पॉइंट है। बसंत काल, सुनहरा काल, समस्या का काल कहते हैं। इस काल में बालक अपने पहचान की कमी को ढूंढता है कि मैं कौन हूँ। इस अवस्था में बच्चे क्या होते हैं, वो अपने पहचान की कमी, कि उसमें क्या कमी है, इसको ढूंढता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ, मुझे क्या करना है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं कि बच्चे अपने आइडेंटिटी को खोजता है, अपनी पहचान को खोजता है। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अब बच्चे अमूर्त चिंतन, जैसे उनके दिमाग में, है ना, किसी की चीजों को सोचने समझने की क्षमता विकसित हो जाती है, बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है। इसमें शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है, बच्चे में शारीरिक विकास पूर्ण हो जाता है इसमें, किशोरों में। ठीक है, किशोरों में यौन अंगों में परिपक्वता आने लगती है, यानी किशोर और किशोरियों में, बालक और बालिकाओं में जो है यौन अंगों में परिपक्वता आने लगती है। यानी कि लड़कों में भी परिवर्तन देखा जाता है, उसके आवाज में भारीपन होने लगता है। ठीक है, लड़कों में दाढ़ी मोच आने लगती है, वहीं अगर बालिकाओं में देखा जाए, यानी लड़कियों में देखने जाए, तो उसके चेस्ट में उभार आने लगती है, कई सारे ग्रंथियां उत्पन्न होने लगती है, और जो है इस तरह से परिपक्वता की ओर, यानी किशोर और किशोरियां आने लगती है, और एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी देखा जाता है, तथा दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण होने लगते हैं। इस अवस्था में, किशोरावस्था में, सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है, यानी कि किशोरावस्था में सोशल डेवलपमेंट पूर्ण रूप से हो जाता है। अब वो समाज के कार्यक्रमों में, संस्कृति में भाग लेने लगते हैं, तथा सामूहिक विकास तथा नैतिक विकास पूर्ण हो जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट भी पूर्ण हो जाता है, उसमें गुस्सा बहुत ज्यादा होता है, खुशी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस जेलियस की भावना ज्यादा होती है। नैतिक विकास का मतलब हुआ सही गलत की पहचान करना, वो सीख जाता है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत होगा। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पूर्ण हो जाता है, और वो अपने डिसीजन खुद करने लगते हैं। बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग करते हैं। बच्चे जो होते हैं परिकल्पनात्मक, ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं, निगमनात्मक सोच को विकसित करने लगते हैं। तो ये जो है किशोरावस्था में देखा जाता है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। आपसे पूछ सकता है कि बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था में शुरू होता है, किस अवस्था में होता है, तो वो किशोरावस्था में होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इस तरह से आप फैक्ट सब चीज को लिखिएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो किशोरावस्था के बारे में समझ गए। किशोरावस्था को बसंत काल, परिवर्तन काल, समस्या का काल, सुनहरा काल भी कहते हैं। इसमें अमूर्त चीजों के बारे में सूचना करने लगते हैं। यौन अंगों का विकास पूर्ण हो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। परिकल्पनात्मक निर्माणात्मक चिंतन होने लगते हैं। सामाजिक विकास पूर्ण हो जाता है। सामूहिक नैतिक विकास भी पूर्ण हो जाता है, ठीक है, और शारीरिक विकास भी पूर्ण होता है। इस तरह से आपका किशोरावस्था खत्म हुआ। अब हम लोग बात करते हैं युवा अवस्था, जिसको हम लोग एडल्टहुड कहते हैं। युवा अवस्था, ठीक है, एडल्टहुड। युवा अवस्था जो होती है 19 से लेकर 35 वर्ष, ठीक है, 19 से अब शुरू होगा, 19 से लेकर 35 वर्ष का अवस्था युवा अवस्था कहलाता है, ठीक है। ये किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। ये जो है एक बीच का काल है, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का काल है। इस अवस्था में मानव एक निश्चित परिपक्वता को ग्रहण कर लेता है। इस अवस्था में यानी 19 से लेकर 35 वर्ष तक की अवस्था में कोई भी जो व्यक्ति होते हैं वो मेच्योर हो जाता है, एक निश्चित परिपक्वता यानी फिक्स मेच्योर में पहुंच जाता है। अब जो है उसके शारीरिक विकास, सभी पक्षों का विकास पूर्ण रूप से यहाँ पे हो जाता है, एक निश्चित परिपक्वता की ओर ग्रहण कर लेता है। ये होता है युवा अवस्था। उसके बाद है प्रौढ़ावस्था, जिसको हम लोग मेच्योर एडल्टहुड कहते हैं। प्रौढ़ावस्था, ये अवस्था 36 से 55 वर्ष की काल है। ये अवस्था जो होता है 36 से लेकर 55 वर्ष की अवस्था के बीच का काल है, प्रौढ़ावस्था इसको हम लोग कहते हैं। इसमें क्या है, शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है। अब यहाँ से जो है क्या होने लगेगा कि धीरे धीरे जो है शारीरिक विकास में गिरावट आने लगेगा तथा बालों का सफेद, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे में झुर्रियां आने लगती है। देखिए, प्रौढ़ावस्था में जैसे आप पहुंचिएगा यानी 36 वर्ष के बाद जो है जैसे ही व्यक्ति पहुंचा तो वहां से क्या होगा, शारीरिक विकास में धीरे धीरे गिरावट आने लगेगा। अब बालों का रंग सफेद होने लगेगा, मांसपेशियां ढीला होने लगेगा, चेहरे में झुर्रियां आने लगेगी। तो ये आपका प्रौढ़ावस्था में आप पहुंच चुके हैं, जिसको हम लोग मेच्योर एडल्टहुड कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था कहते हैं, जिसकी आयु 36 से लेकर 55 वर्ष तक होता है, ठीक है। और लास्ट अवस्था है जिसका है नाम है वृद्धावस्था, जिसको हम लोग ओल्ड एज कहते हैं, वृद्धावस्था। अब ये अवस्था कब से कब है, तो 56 से लेकर मृत्यु तक, 56 से लेकर मृत्यु तक के बीच का काल जो है वो वृद्धावस्था का था। अब व्यक्ति यहाँ पे पूर्ण रूप से वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, ठीक है। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता कमजोर, इस अवस्था में क्या होता है कि फिजिकली इफिशिएंसी, शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाता है। सामाजिक आध्यात्मिक बन जाते हैं, यानी अब वो सामाजिक कार्यों में लग जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाता है, धर्मों की ओर वो जाता है, धार्मिक बन जाते हैं, सांस्कृतिक चीजों में चले आते हैं कि प्रति रुचि रखने लगते हैं। और इस अवस्था में व्यक्ति ये सोचता है कि हमने अपने पूरे जिंदगी में क्या किया, वो अपने बिताए हुए समय को याद करते हैं कि हमने इस जिंदगी में क्या किया, समाज के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया। तो इसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति सोचता है वृद्धावस्था, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ओल्ड एज कहते हैं। तो ओल्ड एज का मतलब हुआ कि 56 से लेकर मृत्यु तक का काल को हम लोग ओल्ड एज कहते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता कमजोर हो जाती है, सामाजिक कार्यों में प्रवेश कर जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाता है, धार्मिक चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सांस्कृतिक चीजों को में इन्वॉल्व होते हैं, और उन्हें समाज के प्रति, अपने परिवार के कार्यों के प्रति वो उनकी रुचि ज्यादा हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों हम यूनिट 1 का आपका 16 नंबर यहाँ तक आपका कवर हुआ, और हम लोग बात किए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात किया, और आप लोग इसको याद रखिएगा शुरू से अंत तक, एक भी चीजों को मिस नहीं करना इसमें, और पूरा फैक्ट टू फैक्ट हम लोग बात की है। हम लोग वृद्धि और विकास को बहुत अच्छे से पढ़े, जहाँ वृद्धि और विकास का अर्थ को पढ़े, उसकी परिभाषा को याद किए अच्छे से, उसका सिद्धांत देखे, और आटो सिद्धांत को याद रखना है। उसका कारक को देखे, हम लोग कारक लगभग 13 कारक को पढ़े, और अवस्था देखे, और अवस्था जो है यहाँ पे आपका 7 अवस्था को देखे, जो कि आपका प्रसव काल, ठीक है, उसके बाद आपका शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। तो यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर का बीएड फर्स्ट ईयर के वृद्धि और विकास, जो कि सबको जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है। यूनिट 1 का था, 16 मार्क्स आपका यहाँ से कवर होगा, और यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को अच्छा लगेगा, आपको कंटेंट अच्छा लगा
तो आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बीएड फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का जिनके भी विद्यार्थी हैं उनका नोट्स ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को इस तरह से हम हर एक टॉपिक्स पे बात करते हैं। 7549773631 व्हाट्सएप नंबर है जहाँ आप लोग को बीएड का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक जो है किसी भी प्रकार का कंटेंट में दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इस तरह से अगर आप डायग्राम बना के और हेडलाइन बना के अच्छे से लिखते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा और पूरा का पूरा 16 मार्क्स आपको अच्छे से मिलेगा। इसी तरह से चैनल पर बने रहें, सभी दोस्तों तक अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें और इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग आगे नए टॉपिक में नए क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।